गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक नहीं उठे हैं तो जल्दी उठ जाइए। लेक्चर आ गया है नया, नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, लेक्चर कंप्लीट नहीं करना है, सीरीज को कंप्लीट नहीं करना है। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पर चैत्य और बिहार स्थापत्य को पढ़ने वाले हैं। हमने स्तूप को पढ़ा, आपने देखा हड़प्पा स्थापत्य कला में और भी चीजों को देखा था, और इसके बाद हमने शास्त्रीय नृत्य को देखा था। तो शास्त्रीय नृत्य में भी हमने 4 शास्त्रीय नृत्य को कंप्लीट कर लिया है। बचे हुए जो 4 शास्त्रीय नृत्य हैं उनको भी हम इस फ्राइडे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, और उसमें जो आगे के जो आपके लोक नृत्य भी है उनको भी हम थोड़ा सा वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को ये क्वेरी थी कि अधूरा पढ़ाया है, तो अधूरा कुछ नहीं पढ़ाया है। बस उसमें देखिए फ्रंट पे क्या लिखा हुआ था, शास्त्रीय नृत्य पार्ट 1, इसलिए दैट मीन्स कि पार्ट 2 आने वाला है ना। तो इसमें तो कुछ प्रश्न जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए था। फिलहाल पीडीएफ आई होप आपको टाइमली मिल रहे हैं मेरे द्वारा, और जिनको नहीं मिल रहा है वो वापस ले सकते हैं। और काम की बात करते हैं, फिलहाल मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर आज के अपने टॉपिक को, चैत्य और बिहार स्थापत्य को देखते हैं ये किस तरह से भिन्न है। क्या ये दोनों सेम है? क्या इनके नाम की भिन्नता के साथ साथ इनके जो अंदर की क्रियाएं हैं, जो अंदर स्ट्रक्चर है, वो भी भिन्न होता है? आइए उसको समझते हैं, क्योंकि पीटी में इससे प्रश्न पूछे गए हैं कई बारी। ठीक है, तो चैत्य और बिहार को यहाँ पर देखते हैं। चैत्य क्या होता है इसको हम पहले समझेंगे। पहले हम इसको यहाँ पर ये देख लेते हैं कि फॉलो करने वाली बात, क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चे जो है उनको अभी भी नहीं पता है कि कहाँ पर जो है मैम को फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ मिल सकता है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शिल्पी वर्मा 22 मेरा जो है टेलीग्राम आईडी है, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और रही बात ग्रुप डिस्कशन की, तो मेरे टेलीग्राम आईडी में, टेलीग्राम का जो आईडी है शिल्पी वर्मा 22 में, उसमें ही आपको एक लिंक मिल जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, जहाँ पर आप ग्रुप डिस्कशन बच्चों के साथ कर सकते हैं। और ग्रुप डिस्कशन का मतलब मेरा सिर्फ इतना होता है कि पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए ही डिस्कशन किया जाए, इधर उधर की बातें जरा कम की जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो बेझिझक आप यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, और पता है ना, टाइमिंग सबको फिर से बता देती हूँ। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सुबह 7 बजे आपको आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस मिल जाती हैं। तो कल तो जो ये जो क्लास है आपको आज मिल रही है, इसके बाद आपको मिलेगी ये फ्राइडे को, क्योंकि आज वेडनेसडे है ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर हमारा फाउंडेशन बैच जो शुरू हो रहा है, बैच 3 स्टार्ट हो चुका है, और इसके एडमिशन की लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल 2023 है। शाम को 6 बजे डेली ये क्लासेस हुआ करेंगी। आपकी लाइव क्लासेस है, तो 1 to 1 आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसमें टीचर्स के साथ। तो इसमें जुड़ने का एक सुनहरा अवसर है, इसमें ज्वाइन कर लीजिए, इसमें एडमिशन ले लीजिए। कम फीस के लिए यहाँ पर 18,999 मात्र फीस अगर आपको देना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो 30,500 भी है, बट अगर आप यहाँ पर SV लाइव, दैट मीन्स मेरा नाम है SV लाइव, आप मेरा अगर कोड इस्तेमाल करते हैं तो 18,999 मात्र फीस ये रह जाएगी, इसका जो एक्चुअल फीस है उसको हटाकर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें चैत्य और बिहार को समझ रहे हैं। देखिए चैत्य और बिहार क्या होते हैं इसको हम आगे देखेंगे, स्लाइड में काफी कुछ लिखा हुआ है। देखिए चैत्य क्या होता है, एक तरीके से चैत्य जो है स्थापत्य का एक रूप है, और इसका संबंध बौद्ध धर्म से होता है। और चैत्य जो होता है एक तरह से पूजा स्थल होता है, क्योंकि इसमें स्तूप होना अनिवार्य होता है। तो चैत्य में आप देखते हैं स्तूप का होना अनिवार्य होता है, बिहार में ऐसा नहीं है, क्योंकि बिहार भिक्षुओं के रहने लायक जो है एक स्थल बनाया गया, स्थान बनाया गया, ताकि वह बारिश के दौरान या कोई भी और जैसे समय परिस्थितियों के दौरान भी जो भिक्षु हैं इधर उधर रहते हैं, वो भ्रमण करते हैं, वो एक जगह निवास स्थान उनका दिया गया। तो बिहार क्या होते हैं, भिक्षुओं के लिए रहने के योग्य निवास स्थान, और चैत्य क्या होते हैं, पूजा स्थल, क्योंकि उसमें स्तूप होता है। अब प्रश्न ये उठता है, कुछ लोग कहेंगे मैम स्तूप क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है। तो अभी इस वीडियो को रोकिए, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है जाके स्तूप वाले लेक्चर को देखिए। तो स्तूप बताया था मैंने, अंडाकार, ऐसे अंडाकार होता है, उसमें यहाँ पर सबसे पवित्र स्थल हर्मिका होता है, इसके बाद यष्टि होता है, छत्र होते हैं उसमें इस तरह से। ठीक है, प्रदक्षिणा पत्र होता है, पथ होता है आपका, तोरण होता है, इस तरह से मैंने वहां पर डिस्क्राइब किया है, तो जाके देखिए। तो चैत्य में स्तूप का होना अनिवार्य है, इसीलिए वो पूजा स्थल है, बिहार में भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है। क्लियर है? अब देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। समय आगे आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे जैन और हिंदुओं के भी साक्ष्य वहां पर देखने को मिले हैं। तो किस तरह से धीरे धीरे बौद्ध धर्म से जो स्टार्ट की गई चीजें थी, उसको कैसे कैसे अन्य धर्मों के साथ भी समय के साथ अन्य शासकों के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, चट्टानों को काटकर बनाया जाता है। मुख्यतः आप देखेंगे जो चैत्य होते हैं, जो विहार होते हैं आपके, उनको 2 तरह से बनाया जाता है, संरचनात्मक रूप से, दूसरा शैलकृत। ठीक है, शैलकृत रूप से बनाया जाता है चैत्यों को। तो संरचनात्मक रूप से क्या होता है, जिसमें ईंट पत्थर और
इन सब चीजों का जो है इस्तेमाल करके खुले में इनका निर्माण किया जाता है, मतलब जोड़ जाड़ के उनको बनाया जाता है। लेकिन शैलकृत नाम से स्पष्ट हो रहा है, चट्टानों को काट कर जो चैत्य बनाए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, शैलकृत चट्टान कहलाते हैं, शैलकृत चैत्य कहलाते हैं। तो आने वाले अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें शैलकृत चट्टानों के भी नमूने आपको मिलेंगे और कहीं कहीं पर आपको संरचनात्मक रूप से भी जो है चैत्य मिलेंगे। मुख्यतः बौद्ध उपासना स्थल है ये, जिसके भीतर एक स्तूप होता है, मैंने बताया, और ये इसीलिए ज्यादा पूजनीय होता है चैत्य, क्योंकि वहां पर पूजा स्थल है। स्तूप में क्या होता है, स्तूप एक पवित्र स्थान है बौद्धिज्म के लिए, अगर आप देखेंगे उसको नजर में रखते हुए, तो वहां पर जैसे जो बुद्ध हैं उनके जो शिष्य हैं, उनके जो शारीरिक अवशेष हैं, मरणोपरांत उनके जो शारीरिक अवशेष है उनको वहां पर रखा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें वहां पर कही गई हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आश्रय स्थल है, ठीक है। और साथ साथ उन भिक्षुओं के प्रार्थना, बैठक, ध्यान इत्यादि के लिए भी इसको इस तरह से बनाया गया कि बिहार को, ताकि अगर कोई वहां पर, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई श्रद्धालु या फिर जो बौद्धिज्म को मानने वाले हैं, जो भ्रमण कर रहे हैं, वो वहां पर आके रहते, तो उनका खान पान का ध्यान रखा जाए, उनके लिए इस तरह से हॉल का निर्माण किया जाए, इस तरह से पूजा स्थल का निर्माण किया जाए, ताकि एक लंबे समय तक रहकर वहां पर वो पूजा अर्चना कर सकें, आराम से ध्यान में तल्लीन हो सकें, ठीक है। इसका निर्माण मौर्योत्तर काल से तीव्रता से शुरू हुआ, जिसमें मुख्य क्षेत्र दक्कन क्षेत्र है। क्यों, आप देखेंगे दक्कन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा चैत्य विहार को बनाया गया। गुफाएं जब आप पढ़ेंगे आगे, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, चैत्य की, कार्ले की, ये सब चीजों को जब हम कवर करेंगे तो देखेंगे कि दक्कन के क्षेत्र में ज्यादातर आप, या और भी हम देखते ना, स्पेसिफिक नाम ना लेकर मैं, तो दक्कन के क्षेत्र में आपको इन सब चीजों का निर्माण ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां की जो चट्टानें हैं वो थोड़ी मुलायम है, उनको काटना, छाटना, उनमें कलाकृतियां उकेरना, उनमें कुछ अलग अलग तरह के जो है स्थापत्य को बनाना आसान हो जाता है, मुलायम होती है, ठीक है। तो शैलकृत ग्रह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ कह रहे हैं शैलकृत चैत्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि जो चट्टानों को काट कर चैत्य बनाए गए हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। वो क्या है, आइए अब उनको समझते हैं। देखिए, जो 2 शैलकृत चट्टानों की बात कर रहे हैं, शैलकृत चैत्यों की, वो है आपका हीनयान चैत्य ग्रह, दूसरा है आपका महायान चैत्य ग्रह। स्तूप में हमने समझा था हीनयान और महायान का डिफरेंस क्या होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हीनयान संप्रदाय कौन होते हैं और महायान संप्रदाय में डिफरेंस, चाहे एक लाइन में बताइए, फटाफट बताइए, ठीक है। इसके बाद हीनयान जो चैत्य ग्रह बनाए गए हीनयान संप्रदायों के द्वारा, संप्रदाय के लोगों के द्वारा, तो प्रारंभिक दौर में आप देखेंगे जो भी चैत्य बच्चों बनाए गए थे ना, वो हीनयान संप्रदाय के ही मद्देनजर रखते हुए बनाए गए थे, हीनयान के द्वारा ही इसको बनाया गया था। स्टार्टिंग के जो चैत्य ग्रह मिलते, क्यों, क्योंकि वहां पर आप देखते हैं बुद्ध को प्रतीकों के रूप में उसमें दर्शाया गया था, उनके चरण पादुकाओं को लेकर, उसके स्तूपों को लेकर, कुछ कमल को इस तरह से रखकर उनको मतलब प्रतीक के रूप में उनकी पूजा की जाती थी हीनयान के अंतर्गत, मैंने बताया है ना। तो इस तरह से हीनयान चैत्य ग्रह में बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। और आप देखते हैं कि इसका समय काल देखें तो 1ली सदी से 3री सदी के बीच में सदी तक आपको ये जो है हीनयान चैत्य ग्रह मिलते हैं। इसके बाद उदाहरण की बात करें तो अब भाई ऑब्वियस सी बात है, अब मैं कह दूं कि ये ऐसे बनवाया गया, वो ऐसे बनवाया गया, जब तक एग्जाम्पल्स नहीं होंगे तब तक निरर्थक हो जाएगा। तो उदाहरण इसलिए याद रखना है क्योंकि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में आपसे पूछा जाएगा भाजा, सबसे पहले हीनयान चैत्य ग्रह का जो उदाहरण है वो भाजा में मिलता है, इसके बाद पीतल खोरा, फिर अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 में मिलता है, ठीक है। तो गुफा संख्या 9 और 10 मतलब क्या, वहां पर कई सारी गुफाएं हैं, अजंता गुफा जो है ना, वहां पर कई सारी गुफा संख्या है, जिसमें से स्पेसिफिकली गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 में आपको ये चैत्य ग्रह देखने को मिलते हैं, व अंत में आपको कनेरी मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि हीनयान चैत्य ग्रह पर बने हुए कौन कौन से चैत्य ग्रह हैं, जिनके बारे में आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको वहां पर बताना पड़ेगा। तो ऑप्शंस आपके क्या रहेंगे, भाजा, पितलखोरा और अजंता की गुफा संख्या 9, 10 और कनेरी, ठीक है। समय काल आपको दे ही दिया गया है, इसके डिफरेंस को याद रखना, मेंस में भी काम आएगा। इसके बाद महायान चैत्य ग्रह परवर्ती काल में इसका निर्माण किया गया, 1ली सदी से 5वीं सदी तक है, ये 1ली सदी से 3री सदी तक है, ठीक है। इसमें बुद्ध को मानव के रूप में दर्शाया गया। क्यों भाई ऐसा कहा गया है, क्योंकि स्टार्टिंग हीनयान से हुई थी चैत्य ग्रह से, फिर महायान की ओर बढ़े, फिर बुद्ध की मूर्ति का पूजन का जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। महायान क्या कहता है, तो यहाँ क्या बुद्ध को मानव के रूप में दर्शाया जाने लगा। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से ऐसे चैत्य ग्रह है महायान चैत्य ग्रह, जैसे जगई पेट हो गया, नागार्जुन कोंडा और अमरावती हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरह से आपको याद रखना है हीनयान चैत्य ग्रह और महायान चैत्य ग्रह में क्या अंतर है, उसको ध्यान रखना है। और क्योंकि पीटी में आपसे क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे, हीनयान चैत्य ग्रह का नाम दे दिया और ये सारे इसके ऑप्शंस यहाँ पर स्वैप कर दिए,
और इसके ऑप्शन यहाँ पर स्वैप कर देंगे तो इधर का उधर हो जाएगा और उत्तर गलत हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं चैत्य और विहार में अंतर। जैसा कि मैंने बताया कि चैत्य जो होते हैं वो पूजा स्थल होते हैं, क्योंकि स्तूप उसमें होता है, स्तूप पूजा स्थल के को ध्यान में रख के उपासना के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है, श्रद्धालुओं के लिए। तो स्तूप का होना, ये ध्यान रखना, डिफरेंस बस इतना ही है कि चैत्य जो होते हैं उसमें आपका चैत्य के अंतर्गत यहाँ पर स्तूप का होना अनिवार्य होता है, जबकि विहार में ऐसा अनिवार्यता नहीं होती है। वो मात्र निवास के लिए, रहने के लिए इस तरह से स्थान, खान पान के लिए एक स्थान बना दिया जाता है, एक शरण लेने के लिए एक स्थान बना दिया जाता है, जिसमें जो श्रद्धालु हैं, जो भ्रमण कर रहे हैं, जो बुद्ध के उपासक है, वो वहां पर रह सके और कुछ समय तक वहां पर पूजा अर्चना कर सके, ध्यान कर सके, भजन कर सके, इत्यादि चीजों के लिए इसको बनाया गया है। एक नॉर्मल हॉल के समान हम साधारण भाषा में अगर समझे तो ये कह सकते हैं, ठीक है। निर्माण शैली की दृष्टि से विहार चैत्य गृह से अलग होते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है। विहार जो है वो चौकोर होते हैं, जबकि स्तूप आप देखेंगे अलग तरीके, चैत्य जो है थोड़ा अलग तरीके से निर्मित किए जाते हैं, जैसे हमने स्तूपों में देखा था। अभी उसके भी निर्माण शैली को और उसकी संरचना को हम आगे देखेंगे। विहार बौद्ध भिक्षुओं के आवास के लिए बनाए जाते थे, इसलिए उसमें स्तूप का होना आवश्यक नहीं था। और विहार बाद में उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गए। तो जैसे जैसे समय बदला तो शिक्षा का महत्व बढ़ा, तो वहां पर क्या होने लगा, विहार भाई खाली हॉल के समान एकदम चौकोर होते थे, वहां पर कोई स्तूप तो होता नहीं था। फिर उसका उपयोग एक सही तरीके से किया जाने लगा। ऐसा नहीं कि पहले सही तरीके से नहीं था, पहले भी था। फिर लगा कि भाई जब अब जैसे बारिश हो रही, मान लीजिए वहां पर श्रद्धालु आके रहने लगे, अब बारिश हो गई, इसके बाद आए चले गए, रहे, खाली हो गया वो स्थान, तो अब क्या इस्तेमाल किया जाए, तो शिक्षा के लिए उसका इस्तेमाल किया जाने लगा, प्रयोग किया जाने लगा, उसका महत्वपूर्ण केंद्र हो गया, तो हायर एजुकेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाने लगा धीरे धीरे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, आइए देखिए। इसके बाद ये बता रही थी मैं, जो आपको स्ट्रक्चर की बात मैं कर रही हूँ वो ये है। देखिए यहाँ पर भी देखिए, अजंता की गुफा का चैत्य द्वार 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दिया गया है। इसमें पता नहीं आप समझ पा रहे होंगे, नहीं, इसको इस तरह से समझते हैं, क्योंकि मेंस में भी आप चाहें तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं और काफी इफेक्टिव हो सकता है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हर चित्र हूबहू तो हम नहीं बना सकते, कुछ कुछ उसको रेखाओं के द्वारा अगर हम ड्रॉ कर देंगे, जैसे मैपिंग करते वक्त, या फिर हम ज्योग्राफी में अगर हम कोई इस तरह की चीज कर रहे हैं तो हम इंडिया का मैप बता के दर्शा देते हैं, कुछ उसी तरीके की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब ये आपका चैत्य की संरचना, हमने कल स्तूप की संरचना को समझा, तो देखिए इसके जो ये देखेंगे ये स्तंभ पंक्तियां होती हैं इस तरह से। चैत्य का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, ये घोड़े के नाल की समान बना होता है ऊपर का हिस्सा, और मैंने बताया चैत्य में स्तूप का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। ये पवित्र स्थल जो है यहाँ पर इसका स्तूप होता है ऊपर की ओर, और इसमें इस तरह से 2 स्तंभ पंक्तियां होती हैं, बीच में मुख्य भाग और हॉल होते हैं, आसपास दाहिनी और वाहिनी और इसको गलियारे होते, पाश भी थे, जिसको हम प्रदक्षिणा पथ भी कह देते हैं, जैसे हमने बाकी के स्तूपों में, सांची के स्तूप इत्यादि में देखा था ना, प्रदक्षिणा पथ, उसको घुमाओं के लिए, घूमने के लिए, चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है, तो वो यहाँ पर है। उसके साथ साथ सेम तोरण द्वार भी होते हैं, यहाँ पर 3 तोरण द्वार होते हैं। जैसे सांची में हमने देखा था 4 तोरण द्वार थे, वहां यहाँ पर 3 तोरण द्वार होते हैं। इन तोरण द्वार पे भी कई सारी कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। अलग अलग चैत्य ग्रहों में आप जब देखेंगे तो अलग अलग तरह की कलाकृतियां होंगी, उनके बुद्ध के जीवन के बारे में कहा जाएगा, बुद्ध की पूरी जो है जो जीवन की घटनाएं हैं उनको उकेरा गया है। तो इस तरह का यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम में जब पूछा जाए, देखिए आप अभी देखेंगे, अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो देखेंगे कि एक बार यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया चैत्य और विहार के डिफरेंस को, तो वहां पर जब आपको ये पता रहेगा ना, मैं इस पे क्यों हाईलाइट कर रही हूँ कि चैत्य किस तरह से आप भिन्न समझ पाएंगे विहार से है। याद रखिए हमेशा चैत्य को ऐसे याद रखिए, चैत्य में हमेशा आपको यहाँ पर स्तूप मिलेगा, बिहार में नहीं मिलेगा, बस ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को समझते हैं। इसमें क्या है, देखिए अब यहाँ पर जैसे कई तरह के चैत्य हैं, ठीक है, जैसे भाजा चैत्य ग्रह हो गया, या फिर हम देखेंगे कार्ले चैत्य ग्रह हो गया, अजंता देखेंगे, जो भी फेमस है यूपीएससी के मद्देनजर रखते हो उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे भाजा चैत्य ग्रह हो गया, इसका स्थान कहाँ है, स्थान भी याद रखना है कहाँ कहाँ पर है, ताकि याद रहे, उसे आसानी हो जाए। पुणे महाराष्ट्र में है, ये बौद्ध कला का केंद्र है, ठीक है, बौद्ध कला का ये केंद्र है, और ये हीनयान मत से संबंधित है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि जो चैत्य बनवाए गए थे वो हीनयान संप्रदाय, हीनयान चैत्य ग्रह सबसे ज्यादा मिले हैं स्टार्टिंग के दौर में, क्योंकि उसमें उनको प्रकृति माफी चाहती है, उनको जो है क्या कह सकते हैं हम उसमें, कि उनको सिंबल के रूप में उनकी चीजों को जो है पूजा अर्चना की जाती थी। स्टार्टिंग में हमने देखा था ना हीनयान चैत्य ग्रहों के अंतर्गत। इसके बाद आते हैं कार्ले चैत्य ग्रह।
तो इसमें क्या भिन्नता है, आप इसकी पिक्चर को भी अच्छे से बच्चों देखिएगा, मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ। तो इसको, ये भी जो है पुणे महाराष्ट्र में पाया गया। इसका निर्माण नहपान के दामाद कुशावदत्त ने करवाया, जिसे अजमित्र नामक व्यक्ति ने बाद में पूरा करवाया था। तो इनके द्वारा जो अधूरा रह गया होगा। इसके बाद अजमित्र नामक एक व्यक्ति आए, फिर उनको लगा भाई अधूरा है तो चलिए उसको पूरा कराया जाता है, और इसमें भी अपना नाम दर्ज करा लिया। ठीक है, दोनों ओर सीधी रेखा के बने स्तंभों के लिए काफी प्रसिद्ध है। अभी देखा था जैसे पंक्तियां उसमें सीधी दोनों पैरेलल होती हैं, उसी तरीके से आप देखते हैं इसकी जो पंक्तियां है ना वो पैरेलली आप देखते कि समान है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ आप देखेंगे समान से पंक्तियां चलती है और एकदम आगे जाके मिल जाती है। तो ऐसे एकदम सटीक लाइन में बनाया गया है इसको। ठीक है, स्तंभों के साथ। तो दोनों ओर सीधी रेखा के बने स्तंभों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो इसकी एक खास विशेषता है किसकी, कारले चैत्य की। ठीक है, स्तंभों पर बुद्ध की मूर्तियां और ब्राह्मी लिपि में लेख भी बने हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियां भी बनी हुई हैं और इसमें ब्राह्मी लिपि से लेख भी लिखे गए हैं। तो जितने भी इतिहास के पन्ने आप खोजेंगे, क्योंकि देखिए आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना है, कहाँ पर क्या मिला, कैसे मिला, उसमें किस चीज की बात की गई है, किस तरह की चित्रकारी की गई है, क्या चीज बनी हुई है, वहां पर लिपि को किस तरह से लिपि को वहां पर उकेरा गया है, चित्रकारी की गई, अलंकरण किया गया, वही सब चीजें घुमा फिरा के पढ़नी होती है। तो यहाँ पर कारले चैत्य में वहां के स्तंभों में अंदर जो चैत्य गृह है उसके अंदर आप देखेंगे बुद्ध की मूर्तियां और यहाँ पर ब्राह्मी लिपि के भी साक्ष्य आपको लिपि में खुदे हुए मिले हैं। ठीक है, इसमें 3 विहार है, इसमें महाचैत्य कहा गया है। अब देखिए टर्निंग पॉइंट क्या है, पढ़ना क्या होता है बच्चे। देखिए जब भी आपको पूरा चैप्टर में या कह सकते हैं 2-3 लाइन में कुछ चीजें कॉमन चल रही हो, एकदम से उससे इतर कोई बात कही जाए तुरंत फोकस हो जाना। जैसे अब यहाँ कह रहे हैं कि हम चैत्य की बात कर रहे हैं, चैत्य जो है वो स्तूप होना अनिवार्य होता है, लेकिन कह रहे हैं कि इसमें 3 विहार हैं और इसमें इसे महाचैत्य कहा जाता है। तो कारले चैत्य में 3 विहार भी मिले हैं, इसलिए इसे महाचैत्य कहा जाता है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, जब आपसे पूछ लिया जाए तो ये कंपैरिजन के साथ आप ये बता सकते हैं। और तुलनात्मक रूप से किया हुआ अध्ययन कभी खराब नहीं होता और याद रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अजंता चैत्य की बात कर रहे हैं। पिक्चर्स की खूबसूरती देख ली हो तो अब हम इस पे आते हैं। इसका स्थान जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और ये 3 इतिहासों का दौर अपने अंदर समेटे हुए हैं। ऐसा क्यों कहा गया है, आप देखेंगे कि जैसे मौर्य काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में धीरे धीरे इसका जो है निर्माण कार्य रहा है, चलता रहा है। तो ये 3 इतिहासों को, या हम ये कह सकते हैं कि मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के समय के शासकों के द्वारा भी कुछ हस्तक्षेप इसमें कराया गया था, तो निर्माण कराया गया था। तो 3 इतिहासों को ये अपने अंदर समेटे हुए है अजंता चैत्य। ठीक है, इसके बाद यहाँ की प्रमुख ख्याति यहाँ की पेंटिंग्स है। आप ये पेंटिंग्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर इनकी जो जातक कथाएं हैं बुद्ध की या बुद्ध के जीवन की जो कहानियां रही हैं उनको इसके अंतर्गत यहाँ पर उकेरा गया। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दिखाया है ताकि आप समझ सके कि इस तरह की पेंटिंग्स भी अंदर मिली है। इसको डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम चित्रकला को समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से बुद्ध की मूर्तियों को दिखाया गया है। मध्य में इनके बुद्ध की मूर्ति भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, गुफा संख्या, अजंता के जो चैत्य है उसकी गुफा संख्या 7, 11 और 15 में चैत्य हॉल का निर्माण हुआ है। अब अजंता की जो गुफाएं हैं ना, ऐसा नहीं कि सब में चैत्य का निर्माण कर दिया है, कुछ विहार होंगे, कुछ गुफाओं को इस तरह से बनाया गया है जिसमें गुफा संख्या 7, गुफा संख्या नंबर 11, गुफा संख्या जो है 15, इसमें चैत्य हॉल का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब समझ आ रहा है ना चीजें यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा किस गुफा संख्या के अंतर्गत ये बात की गई, कभी कभी पूछ लेते हैं। अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक से जितने भी मतलब जैसे कि पीटी में एक आध क्वेश्चन जो आता है वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी ये है कि इसको एक बार रीड आउट करके चले जाइएगा। कभी कभार होता है कि प्रश्न पूछ लिया तो स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर से आप ऊपर से नीचे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद कहते हैं ये एलोरा चैत्य ग्रह है। ठीक है, एलोरा चैत्य ग्रह क्या है ये, इसका स्थान औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। 7वीं से 9वीं सदी के बीच इसका निर्माण हुआ था और इसे 34 शैलकृत गुफाएं, इसमें 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई हैं। ठीक है, तो 34 शैलकृत गुफाएं, चट्टानों को काटकर 34 गुफाओं को बनाया गया है। आप सोचिए उस वक्त की टेक्नोलॉजी जो थी किस स्तर की रही होगी। आज हम कितने मशीनीकरण में हैं, मशीनों का इस्तेमाल करके न जाने किस किस प्रकार के विकास को हम जो है विकास की उन्नति की ओर हैं, जिसमें हम एक उदाहरण के तौर पे जिसमें एक तरफ हम विकास को भी देखते हैं और वही दूसरी तरफ जोशीमठ जैसे भी किस्सों को भी हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कैसे उस समय में टेक्नोलॉजी, उस समय में किस तकनीक का इस्तेमाल करके कैसे पहाड़ों को और ये चट्टानों को काट कर बनाया गया होगा, अद्भुत है। इनकी पिक्चर्स अपने आप में उस इतिहास को बयां कर रही हैं। ठीक है, इसमें 1 से 12 तक बौद्ध, आप ध्यान दीजिए।
टर्निंग पॉइंट क्या है? अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, चैत्र ग्रह, जिसमें बेसिकली हमने देखा कि बुध से संबंधित ही ये पूरी तरह से कनेक्टेड है चैत्र ग्रह, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि इस चैत्र ग्रह में, किस चैत्र ग्रह की बात करें, एलोरा चैत्र ग्रह में 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं उसमें बौद्ध से संबंधित आपको देखने को मिलती है चीजें। वहीं 13 से 29 तक आपको हिंदुओं की और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं देखने को मिलती है। तो बौद्ध, जैन, बुद्ध और जैन और हिंदू, ये तीनों धर्मों से संबंधित ये गुफा है आपकी एलोरा चैत्र ग्रह। आप देखेंगे इसमें बौद्ध, जैन और क्या कहते हैं हिंदू धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर ये कनेक्टेड हो जाता है, टर्निंग पॉइंट आ जाता है। यूपीएससी यही से प्रश्न पूछ लेता है। हमने पढ़ा होता है बुद्धिज्म से रिलेटेड सिर्फ केवल इसमें, अब वहां पर वो इस तरह की लाइन देकर और हमें कंफ्यूज कर देते हैं। कहीं बाहर से तो प्रश्न आता नहीं है, बस नजर हटी और दुर्घटना घटी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एलोरा की गुफा में 10 चैत्र ग्रह हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट जो आपको बताया है, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित कौन सा चैत्र ग्रह है, वो आपका एलोरा चैत्र ग्रह है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं तेर चैत्र। अब ये देखिए ये कैसा आपको समझ आ रहा है, तेर चैत्र को आप अच्छे से देखेंगे तो ये खुले में बनाया गया है, तो ये संरचनात्मक चैत्र ग्रह दिख रहा है ना, कि ईंट पत्थरों से इसको बाहर किसी खुले में जो है निर्माण कराया गया। ये आपको लग रहा है कहीं से चट्टान से, तो उस तरह से नहीं, इसको खुले में इस तरह से निर्मित किया गया है। तो ये जो है ईंट और पत्थर प्लास्टर से बनाया गया है और ये सातवाहन कालीन है, ठीक है। इसमें सभा भवन मंडप जैसा है, छत कैसी है, बैलगाड़ी के छाजन जैसी है, तो इसकी छत देखेंगे बैलगाड़ी के छाजन जैसी आपको ऐसे यू शेप में देखने को मिलती है। इसके बाद इसे बाद में हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया, जो भगवान त्रिविक्रम को समर्पित है, ठीक है, त्रिविक्रम को समर्पित है। तो पहले ये जैन बौद्ध से संबंधित बनाया गया, फिर धीरे धीरे समय के साथ हिंदू मंदिर में से परिवर्तित कर दिया गया। जैसे जैसे शासक आएंगे आपको ये सारी क्रियाकलाप देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। उसकी जंग आज भी बहुत जगह जारी रहती है। अगर हम अपने करंट अफेयर्स में अपडेटेड होंगे तो किस तरह से कभी कोई मस्जिद रही होती है तो पता चलता है वो पहले मंदिर रहा होगा, पहले मंदिर रहा था, तो कभी पता चलता है कि गिरजाघर रहा होगा। एक उदाहरण के तौर पर है, ठीक है। इसको हम और डीप में ना जाके इसको इतना ही रखते हो, इतना समझते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नासिक जो चैत्य है वो देखिए इसके नाम से विदित है कि महाराष्ट्र नासिक में है, और इस चैत्य को भद्रपालक द्वारा निर्मित कराया गया था। इस चैत्य को पांडुलेन यानी पांडवलेनी भी कहा जाता है। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। थोड़ा थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज कर लेंगे ना पिक्चर्स के साथ, तो इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी इसको समझने में। यहाँ तक क्लियर है? जहां जहां टर्निंग पॉइंट है उन पर विशेष तौर पे आपको ध्यान देना होगा बच्चों। इसके बाद आइए प्रश्न पे आते हैं। देखिए बहुत बार कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम मेरी कोशिश रहती है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको ही मैं यहाँ लेकर आऊँ। अगर आपकी डिमांड होगी कि नहीं मैम उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाकर उसमें डालिए, तो ठीक है, मैं अगली बार से कुछ और प्रयास करूंगी कि जो हमारे लेक्चर्स होते हैं उसमें कुछ अलग से भी प्रश्न क्रिएट करके कर दूं, ताकि आपको एक तरीका समझ आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये नहीं है कि जो प्रश्न दिया गया है वही आ जाएगा, ऐसा नहीं है, भिन्न भिन्न करके थोड़ा आ सकता है। तो प्रश्न ये था आपका यूपीएससी 2013 का प्रश्न था कि चट्टानों को काटकर बनाए गए जो कुछ बौद्ध गुफाओं को क्या कहते हैं? चैत्य कहा जाता है। चट्टानों को काटकर जो गुफाएं बनाई गई हैं उनको चैत्य कहा जाता है, जबकि अन्य को विहार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? दोनों के बीच अंतर क्या होता है, मतलब बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि चैत्य और विहार के डिफरेंस को समझाइए। तो नीचे से शुरू करिए। ऑप्शन डी क्या कहता है? ध्यान रखिए, सिर्फ दिमाग का खेल है, दोनों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। तो क्या ऐसा है कि चैत्य और विहार में कोई अंतर नहीं है? बिल्कुल अंतर है। किस चीज का? स्तूप का अंतर है। यहाँ पर इसको काट देते हैं। एलिमिनेशन मेथड को समझते चलिए। चैत्य गुफा के अंतरिम सिरे पर, चैत्य गुफा के ठीक है अंतरिम सिरे पर स्थित एक स्तूप होता है, जबकि विहार इसके अक्षीय स्थित एक कक्ष होता है। तो ऐसा तो नहीं है, जबकि आप देखेंगे इसके अंदर ही आपको यहाँ पर स्तूप देखने को मिलता है, जबकि विहार इसके अक्षीय स्थित पर एक कक्ष होता है। बिल्कुल गलत है, तो ये आपका गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। चैत्य एक उपासना स्थल होता है, पूजा स्थल होता है, क्योंकि उसमें स्तूप होता है, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। क्या लग रहा है आपको, ये सही है कि नहीं है? समझ आया है ना पूरा लेक्चर? तो ये ऑप्शन आपका पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। पहला आप देखिए गलत क्यों है? विहार एक उपासना स्थल है, अब मजेदार बात समझिए, जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान है। अभी मैंने क्या कहा था कि आपको दो कंटेंट्स दे दिए जाएंगे, कोई एक ऊपर हेडिंग होगा, एक ऊपर हेडिंग होगा, और उनके टॉपिक्स जो होंगे, उनके कंटेंट जो होंगे, उनको स्वैप कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या किया गया कि बिहार को कह दिया गया उपासना स्थल है, जबकि उपासना स्थल कौन सा है? चैत्य है।
और बिहार क्या है, भिक्षुओं का निवास स्थान, और कह दिया गया है कि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया और इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि प्रश्न का जो सेंटेंस होता है वो स्वैप कर दिया जाता है, अदला बदली कर दी जाती है, और यहीं से हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो ना केवल आर्ट एंड कल्चर में, और भी जो आप टॉपिक कर रहे हो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें भी एक्सट्रीम शब्दों का इस्तेमाल हो, इस तरह के स्वैप सेंटेंसेस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो शब्दावलियों पर विशेष ध्यान देना है, उसको भी मैं पढ़ाऊंगी आपको जल्द ही, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। यूपीएससी 2013 का प्रश्न पूछा गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, मैंने बताया था कि शाम को 6 बजे आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। एडमिशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है कुछ बच्चों की डिमांड पे, क्योंकि उनका एडमिशन नहीं हो पाया था शायद अभी। तो 7 अप्रैल 2023 तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप एसवी लाइव मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये फीस जो है वो आपको मात्र 18,999 रुपए की प्राप्त हो जाएगी, और ये डेली आपको यहाँ पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी टीचर्स के साथ। आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का भी मौका मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा आपको आज शाम को, नहीं होता है तो आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य का जो पीडीएफ मैंने बोला था उसका भी मैं अवेलेबल कराऊंगी। उसमें कुछ चीजें और एड ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि और आपके लिए अच्छा साबित हो सके, महत्वपूर्ण साबित हो सके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी मिलेगा, धैर्य बनाए रखिए। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना है। जो प्रश्न दिया जा रहा है उस पर काम करिए। पीडीएफ जो दी जा रही है उसके आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए। कोई चीज नहीं बच्चों समझ आती तो बेझिझक पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और आने वाली परीक्षा के लिए आप सबको पहले से ऑल द बेस्ट, क्योंकि बेस्ट विशेष तो हमेशा ही मिलती रहनी चाहिए, ना केवल एग्जाम्स के लिए, जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।